साइंस में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू था। इस चैप्टर के बारे में हमने आगे 2 लेक्चर में देखा है। आज इस चैप्टर का 3rd लेक्चर है, इसीलिए पार्ट 3। ठीक है, इस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है? ये 3 नंबर का। ठीक है, आगे 2 लेक्चर हमने इस चैप्टर के बारे में देखा था, आज ये तीसरा लेक्चर है, तो इसलिए मैंने लिखा है पार्ट 3। ठीक है, अब हम कंटिन्यू ऐसे पार्ट लिखते जाएंगे, मैथ्स एंड साइंस दोनों। ठीक है, अब सबसे पहला हम देखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसके मैंने सिर्फ नाम लिखे, अभी आप नाम मत लिखना। ठीक है, जो देखने वाले हैं उसके नाम जब मैं बोलूं तब आप मेरे साथ साथ लिखते जाना, अभी आप कॉपी मत कर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ पे मैंने लिखा है कंटिन्यू, क्योंकि इसके बारे में हमने आगे के पार्ट 2 में हमने चैप्टर आगे के लेक्चर में थोड़ा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में देखा था। मैंने उसकी आपको डेफिनेशन भी लिखवाई थी। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा बहुत समझना बाकी था, वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इसीलिए लिखा है कंटिन्यू। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन वगैरह लिख लिया। थोड़ा बहुत पीछे का समझाना बाकी है, वो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस मैंने आपको समझाया, तब हमने एग्जाम्पल्स लिए थे। एक पहले एग्जाम्पल लिया था कि एक टेबल पे अगर एक वुडन बॉक्स पड़ा है, उसने आप 2 साइड से आपने उसे थ्रेड से बांध दिया है। अगर एक साइड ज्यादा आप खींचोगे तो उस साइड रुक जाएगा, दूसरी साइड ज्यादा खींचोगे तो उस साइड रुक जाएगा, बट दोनों साइड से आप सेम खींचोगे तो ब्लॉक वहीं पे रहेगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप एक साइड ज्यादा खींच रहे हो, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर आप दूसरी साइड ज्यादा खींच रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड फोर्स। बट अगर आप दोनों साइड सेम खींच रहे हो तो दे आर बैलेंस्ड फोर्सेस। देखा था। फिर उसका हमने दूसरा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि यहाँ पे कोई बॉक्स पड़ा है। क्या पड़ा है? कोई बॉक्स पड़ा है, तो छोटे छोटे बच्चे उसे धक्का देके आगे धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, बट छोटे छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा धक्का नहीं दे सकते और बॉक्स थोड़ा हेवी है। ठीक है, तो वो पहले थोड़ा सा पुश करके उसे ट्राई करते हैं, बॉक्स नहीं हिला। फिर थोड़ा ज्यादा पुश किया, अभी भी बॉक्स नहीं हिला। तीसरी बार और ज्यादा पुश किया, तब थोड़ा बॉक्स हिला। तो पहले 2 फोर्सेस में बॉक्स क्यों नहीं हिला था? बिकॉज वहां पे क्या थे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे। ठीक है, एक फोर्स कौन सा? जो बच्चे धक्का दे रहे हैं वो वाला। दूसरा फोर्स मैंने आपको नाम दिया था फ्रिक्शन फोर्स, याद है? फ्रिक्शन फोर्स क्या है? सरफेस और बॉक्स के बीच का जो फोर्स लग रहा है ना, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो बॉक्स से वो आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो धक्का दे रहे हैं ना, वो पुश वाला फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है, इसीलिए बॉक्स आगे नहीं जा पा रहा है। बोला था मैंने ऐसा। ठीक है, तो बच्चे जो पुश करके फोर्स दे रहे हैं ना, वो जमीन के फ्रिक्शन फोर्स से क्या था? कम था, इसीलिए बॉक्स आगे नहीं जा पाया। पर बच्चों ने जब तीसरी बार जोर से पुश किया तब बॉक्स आगे गया। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स और बच्चों ने जो फोर्स अप्लाई किया था ना, वो दोनों इक्वल हो गए, इसीलिए बॉक्स थोड़ा आगे गया। इक्वल नहीं, सॉरी, बच्चों ने जो पुश करके फोर्स दिया था ना, वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, इसीलिए फ्रिक्शन की असर मिट गई और पुश की असर से बॉक्स आगे गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, पहले बॉक्स और जमीन के बीच में क्या था? फ्रिक्शन, इसीलिए बॉक्स आगे नहीं हिल पाया। पर जब तीसरी बार बच्चों ने एकदम जोर से पुश किया, तो जो पुश करने वाला फोर्स था ना, वो फ्रिक्शन से क्या हो गया? ज्यादा हो गया, इसीलिए क्या हो रहा है? बॉक्स आगे जा रहा है। फिर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बाइसिकल का, कि अगर आप अपनी साइकिल चला रहे हो तो आप पेडलिंग करते हो। अगर आप पेडल करना छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? बाइसिकल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बाइसिकल के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से टायर रुक जाएगा और बाइसिकल आगे नहीं जाएगी। बट जब आप पेडल करते हो ना, तब फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन था, उससे आप ज्यादा फोर्स पेडल करके अप्लाई कर रहे हो, इसीलिए
फ्रिक्शन की इफेक्ट नेग्लेक्ट होके बाइसिकल आगे जाती है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए आपको अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, हुआ ना ये मतलब। ठीक है, बच्चों ने बॉक्स को आगे धकेलने के लिए फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स दिया तब बॉक्स आगे गया। बाइसिकल को आगे चलाने के लिए आपने फ्रिक्शन से ज्यादा पेडल करके फोर्स दिया तब बाइसिकल आगे गई। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ तो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू मोशन करेगा। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता रहेगा तब तक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करेगा। मतलब कि अगर आप जब तक पेडलिंग करते रहोगे तब तक बाइसिकल आगे आगे जाती रहेगी ना। ठीक है, वरना तो बाइसिकल रुक जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया तो उससे बाइसिकल की वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। चैप्टर नंबर 8 से हमने देखा था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, बट अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। बट अगर ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इनफाइनाइट वेलोसिटी से मोशन करने लगेगा। तो ये करेक्ट नहीं है कि ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करो तभी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, ये गलत है। ठीक है, कभी भी कहीं भी ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हुआ ना तो वो ऑब्जेक्ट की मोशन एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसीलिए आप जो फोर्स अप्लाई करते हो ना वो फ्रिक्शन से बैलेंस में होता है। क्या होता है? बैलेंस में। ठीक है, बच्चों ने जो पुश किया था और बॉक्स आगे गया था, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स और बच्चों ने जो पुश किया था वो दोनों फोर्स बैलेंस में है, इसीलिए बॉक्स थोड़ा आगे गया। अगर पुश फोर्स ज्यादा होता ना तो बॉक्स की स्पीड बढ़ती जाती और एक बार इनफाइनाइट हो जाती। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने बाइसिकल को पेडल किया पर आपने पेडलिंग करके जो फोर्स दिया है ना वो फ्रिक्शन से इक्वल था, बैलेंस था, इसीलिए बाइसिकल थोड़ा आगे गई। ठीक है, अगर आपने पेडलिंग करके फोर्स ज्यादा दिया होता ना तो आपकी बाइसिकल की स्पीड इतनी हो जाएगी कि आपकी आपसे मैनेज भी नहीं होगी। आया समझ में? ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तब वो बैलेंस्ड फोर्स में मोशन करता है। आ गया समझ में? ये हो गया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या आया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या है वो हम देखेंगे। अभी आप सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है वो समझो। ठीक है, वो इनर्शिया क्या है वो हम अभी इसके बाद समझेंगे। पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले हमें समझाया था गैलीलियो गैलीलाई। तो इसने समझाया था गैलीलियो गैलीलाई। ये लिखिएगा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस को टॉपिक का नाम आपने लास्ट लेक्चर में ही लिख लिया था तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है। नया टॉपिक लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं अभी जितना बोलूं ना उतना ही लिखते जाओ। ठीक है, ज्यादा मत लिखना। अभी लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया। नीचे लिखो गैलीलियो गैलीलाई ईयर 1564 to 1642। ठीक है, ये उसका लाइफ टाइम लिखा है। 1564 में बर्थ हुआ उसका और 1642 में डेथ। ठीक है, ये सबसे पहले देखा, किसने देखा? गैलीलियो गैलीलाई। हाँ, लॉ तो न्यूटन ने दिया है। हाँ, लॉ न्यूटन ने दिया है, पर न्यूटन ने जो लॉ दिया वो इसके ऑब्जर्वेशन से दिया है। ठीक है, तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें हम 3 लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों लॉ दिए हैं न्यूटन ने, गैलीलियो ने ये लॉ नहीं दिया।
किया, बट ग्लोब के लिए थोड़ा आगे का जो स्टार्टिंग का ऑब्जर्वेशन होता है ना, वो गैलीलियो ने किया। ठीक है, किसने दिया है? न्यूटन। इसका दूसरा नाम हम सिर्फ बोल सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन ने दिया था। अब पहले तो गैलीलियो ने क्या देखा? गैलीलियो ने देखा कि उसने दो चीजें, एक ऐसे वुडन ब्लॉक लिया उसने ट्रायंगुलर शेप का, दो एक जैसे ही। ठीक है, उसने क्या किया? एक जैसे ही दो वुडन ब्लॉक लिए ट्रायंगुलर शेप में, राइट ट्रायंगल बन सके ना वैसे दो वुडन ब्लॉक लिए, लकड़ी के उसने दो ब्लॉक लिए, दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, अब यहां से उसने एक बॉल नीचे गिराया, यहां से उसने क्या किया? एक बॉल नीचे गिराया, तो उसने देखा कि बॉल जल्दी से नीचे आ गया। क्या आ गया? बॉल जल्दी से नीचे आ गया। बॉल जल्दी से नीचे आया, फिर कंटिन्यू, अभी उसने सामने कोई ब्लॉक नहीं रखा है, दो ब्लॉक उसने लिए हैं और अभी सिर्फ एक ही ब्लॉक रखा है उसने। यहां से बॉल उसने गिराया, गिर के नीचे आने के बाद बॉल ऐसे आगे जाने लगा, बॉल क्या करने लगा? ऐसे आगे जाने लगा। अब दूसरी बार उसने क्या ट्राई किया पता है? दूसरी बार उसने ट्राई किया कि अब ये जगह खाली रखने की वजह सामने उसने दूसरा ब्लॉक रख दिया, सेम, दोनों एक ही जैसे है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सेम दूसरा ब्लॉक रख दिया, तो उसने देखा कि यहाँ से उसने बॉल नीचे गिराया, वो यहाँ पे आके बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है। क्या देखा उसने? बॉल यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो उसने हमें ऐसा बोला, गैलीलियो ने हमें ऐसा बोला कि आप जितनी हाइट से बॉल को नीचे गिराओगे ना, सामने वो उतनी ही हाइट तक जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने जितनी हाइट से बॉल को नीचे गिराया था उतनी ही सेम हाइट पे बॉल जाके फिर नीचे आएगा, मतलब उस वहां तक जाएगा। जितनी हाइट से नीचे गिराया था ना उतनी हाइट तक वो ऊपर जाएगा। गैलीलियो ने ऐसा बोला कि जितनी हाइट से आप नीचे गिराते हो उतनी हाइट से वो क्या जाता है? ऊपर जाता है। फिर उसने क्या किया? धीरे धीरे उसने क्या किया? इसका एंगल वो घटाता गया, इसका एंगल क्या करता गया? वो कम करता गया। मतलब कि देखो, इस तरफ वो बॉल गिरा रहा है, यहां से पहले ऐसा वुडन, यहां से पहले उसने ऐसे वुडन ब्लॉक दो सामने सामने एक साथ वुडन ब्लॉक रखे, तो उसने देखा कि जिस साइड से गिराया उसी हाइट पे वापिस बॉल गया। ठीक है, फिर ये एंगल को कम कर रहा था, धीरे धीरे ये एंगल को क्या कर रहा था? कम कर रहा था। एंगल कम करना मतलब कि इसको ऐसे बना दिया, ब्लॉक को एंगल कम कर दिया उसने। ठीक है, हो गया ये एंगल कम हो गया, मतलब थोड़ा नीचा हो गया। पहले यहाँ पे था, थोड़ा नीचा हो गया। तो उसने देखा कि अगर ये एंगल को कम कर रहा है तो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। जिस हाइट से उसने गिराया है ना उससे ऊपर वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एंगल कम किया है तो डिस्टेंस वो ज्यादा जाएगा। क्या देखा उसने कि अगर सामने वाला ब्लॉक का वो एंगल कम कर देता है तो जिस हाइट से उसने नीचे गिराया था ना उससे ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करके सामने जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी बार उसने यहां से कम करके एंगल, पहले कितना था? पहले इतना था, तो सेम हाइट पे यहाँ पे बॉल आ रहा। ठीक है, फिर दूसरी बार उसने एंगल कम कर दिया। दूसरी बार उसने क्या किया? एंगल कम कर दिया, इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बॉल ने ज्यादा ऊपर डिस्टेंस कवर कर दिया। अभी भी वो कम कर रहा है एंगल, अभी भी एंगल को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। अभी भी एंगल को कम कर दिया, मतलब और नीचा कर दिया, तो उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा।
उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। और अगर आप उसको कोई एंगल ना रखो और जमीन पे ऐसे ही ऊपर से नीचे गिरा के अगर हम उसे जमीन पे आगे लेके जाए ना तो वो कंटिन्यू बॉल आगे जाता ही जाएगा, कहीं पे रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर आप उसे स्ट्रेट लाइन जमीन में कुछ भी ना रखो और नीचे प्लेन सरफेस पर एक ब्लॉक रखो, ब्लॉक से नीचे बॉल गिराओ और उसे आगे जाने दो तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आगे जाता जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ऐसा गैलीलियो का कहना था। किसका कहना था? गैलीलियो का कहना था। इतना उसने बोला कि ऐसा होगा, ऐसा उसने बोला। फिर इसके ऑब्जर्वेशन ये उसने किया पर उसको ऐसा मिला नहीं, उसको ऐसा मिला नहीं। क्या हुआ? ये बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आगे जाने की बजाय थोड़ा आगे जाके रुक गया। हाँ, जितनी हाइट से वो गिरा था उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया बट थोड़ा आगे जाके बॉल रुक गया। बॉल आगे जाता गया, मोशन कंटिन्यू हुई नहीं। ठीक है, तो आगे वो अपना कंक्लूजन दे नहीं पाया, तो उसका काम किसने कंटिन्यू किया? न्यूटन ने कंटिन्यू किया। ठीक है, गैलीलियो आगे रिसर्च नहीं कर पाया तो उसका काम किसने कंटिन्यू किया? न्यूटन ने कंटिन्यू किया। तो न्यूटन ने हमें ऐसा बोला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप कोई फोर्स देते हो, आपको बोलने आपने यहाँ से बॉल नीचे गिरा है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि अर्थ पर कोई चीज नीचे आती है, किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है वो हम 9th स्टैंडर्ड में, आगे का चैप्टर 10 है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर इतना तो हमें थोड़ा बहुत तो पता है कि अर्थ पे कोई चीज नीचे आती है, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम जमीन पे अर्थ पे रह पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स हमें खींच के रखता है। ठीक है, इसीलिए हम जमीन पे रहते हैं, हम हवा में उड़ने नहीं लगते। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हो तो ऑब्वियसली अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आएगा। यहाँ से नीचे गिरा तो वो हवा में लटकने नहीं लगेगा। ठीक है, वो नीचे आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप नीचे गिरा रहे हो। ठीक है, तो आप अगर बॉल नीचे जा रहा है तो वो इनफाइनाइट तक जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब जगह सेम होगा ना। ठीक है, तो वो आगे इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाना चाहिए बट नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अर्थ का फ्रिक्शन फोर्स भी मिल रहा है। जो सरफेस पे बॉल आगे जा रहा होगा वो सरफेस का उसे क्या मिलेगा? फ्रिक्शन मिलेगा, और वो फ्रिक्शन की वजह से बॉल आगे नहीं जा पाता। फ्रिक्शन की वजह से बॉल क्या होता है? आगे नहीं जा पाता। ठीक है, तो इसके ऊपर से न्यूटन ने ये बोला कि बॉल आगे नहीं जा पा रहा है। बट जब गैलीलियो ने उसने कंक्लूजन दिया तब उसने ऐसा बोला था कि दोनों एंगल अगर आप सेम रखो तो हाइट दोनों की सेम हो। अगर आप एंगल बताते जाओ तो उस हिसाब से हाइट बढ़ती जाए। अगर आप एंगल 0 कर दो, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे जाने दो, तो बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाना चाहे। तो इसके ऊपर से न्यूटन ने एक लॉ दिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई ना करो, बाहर से कोई उसे फोर्स ना दो, ठीक है, बॉल आगे जाके रुक गए। ठीक है, अब आप उसे बैट से हिट ना करो या तो पैर से किक ना करो, तब तक वो बॉल है वो आगे नहीं जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन कर रहा है तो अपनी मोशन सेम वेलोसिटी से कंटिन्यू रखेगा। आया समझ में? ठीक है, सेम वेलोसिटी से कंटिन्यू रखेगा, अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। वेलोसिटी या तो बढ़ाएगा नहीं या तो घटाएगा भी नहीं, सेम वेलोसिटी से वो मोशन करेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई ना करो, ठीक है, तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, वो मोशन में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये देखो, मेरे पास ये ढक्कन है डिब्बे का, ठीक है, मैंने हाथ में रखा है, जब तक मैं इसको के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं मतलब कि इस हाथ से उठा के कहीं पे ना रखूं, इस हाथ से उठा के कहीं पे रखना, मतलब कि मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जब तक अप्लाई ना करूं तब तक मेरे हाथ में ये रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, स्थिर है। देखो
है। तो जब तक इस पर मैं कोई भी फोर्स अप्लाई ना करूं तब तक वो रेस्ट में रहेगा, और जब मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तब ये रेस्ट में आ रहा है। तो जब तक इस पे मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तब तक ये अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा। अगर मैं उसे जोर से कर रही हूँ तो उसकी मोशन में चेंज होगा। आया समझ में? ठीक है। अगर क्रिकेट का एक बॉल है, उसे आप थ्रो कर रहे हो, जब तक बैट्समैन उसे हिट नहीं करेगा तब तक वो और जोर से आगे नहीं जाएगा। आया समझ में? तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो सेम मोशन को कंटिन्यू करेगा विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है। तो जब तक ये बॉल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता होगा तब तक वो बॉल आगे कंटिन्यू जा रहा होगा, बट उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसे अर्थ के सरफेस में से फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी चेंज होकर वो रेस्ट में आ रहा है, बॉल रुकेगा। तो अगर जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा होगा तो बॉल अपनी मोशन कंटिन्यू करेगा इनफाइनाइट, बट इसे फ्रिक्शन के फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है, इसीलिए आगे जाके ये बॉल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो गैलीलियो यही बोलना चाहता था, ठीक है, कि जब तक मैंने इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया हो तब तक ये आगे जाना चाहिए, बट इसे सरफेस के फ्रिक्शन के फॉर्म में फोर्स मिल रहा है, इसीलिए बॉल आगे जाके रुक रहा है। तो ये फ्रिक्शन क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कभी कभी वेलोसिटी इंक्रीज भी होगी तो कभी कभी डिक्रीज भी होगी। बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन के फोर्स में जो एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है उसकी वजह से बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। इसीलिए बॉल थोड़ा आगे जाके रुक जाएगा। तो वो फ्रिक्शन के फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स मिला, इसीलिए बॉल रुका। अगर उसे फ्रिक्शन नहीं मिल रहा होता तो बॉल कंटिन्यू आगे 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 जाता है। ठीक है। तो ये फ्रिक्शन आप कम कर सकते हो। फ्रिक्शन देखो हम रिमूव नहीं कर सकते, कंप्लीटली फ्रिक्शन हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। फ्रिक्शन को हम सिर्फ कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को हम सिर्फ डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? आप एकदम सरफेस एकदम स्मूथ लो, रफ सरफेस मत लो। ठीक है। एकदम स्मूथ सरफेस, एकदम स्मूथ सरफेस लो और बॉल भी एकदम स्मूथ लो तो फ्रिक्शन कम होगा और बॉल थोड़ा ज्यादा आगे जाएगा। फ्रिक्शन कम होगा, एकदम सरफेस भी स्मूथ होगा, और अगर बॉल भी स्मूथ होगा तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम होगा तो बॉल थोड़ा आगे ज्यादा जाएगा। बट फ्रिक्शन को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, तो थोड़ा ज्यादा आगे जाने के बाद भी बॉल कहीं ना कहीं पे तो रुकेगा। क्लियर? क्योंकि फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। आया समझ में? आपने देखा है कई बार आप कहीं पे फर्श गीला हो, अगर जमीन पे कहीं पे आपके घर पे टाइल्स पे कहीं पे पानी गिरा हो और आप बिना देखे आप स्पीड से चल रहे हो तो पानी पे आपका पैर लिपस जाएगा, लपसी जैसे तुम्हारा पैर। ठीक है। और आप गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि सरफेस पे वाटर आने की वजह से वो सरफेस स्मूथ हो गया। सरफेस पे वाटर आने की वजह से पहले सरफेस के साथ थोड़ा रफ था। ठीक है। इसीलिए आपके पैर के बीच में और सरफेस के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन था, तो आपका पैर स्लाइड नहीं हो रहा था। बट सरफेस के ऊपर पानी आने की वजह से सरफेस कैसा हो गया? स्मूथ हो गया। स्मूथ होने की वजह से आपके पैर में और सरफेस के बीच में क्या हुआ? फ्रिक्शन कम हो गया, इसीलिए आप स्लाइड हो गए। आया समझ में? अब हम लिखेंगे सेंटेंस। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम सेंटेंस लिखेंगे और उसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है। तो सेंटेंस के फॉर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसे डबल इन्वर्टेड कोमा करके लिखना। ठीक है। अगर 1 मार्क में पूछा जाए कि राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप ये वाला सेंटेंस जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखो। ठीक है। सेंटेंस के फॉर्म में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एन object remains in a state of rest or
यूनिफॉर्म मोशन, बोला ना मैंने वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हम बोलते हैं ना चैप्टर नंबर 8 में देखा था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज या तो डिक्रीज नहीं हो रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो उसे भी हम वेलोसिटी चेंज ही बोलते हैं, तो वो भी यूनिफॉर्म नहीं बोला जाएगा, इसीलिए क्या बोला है, स्ट्रेट। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेयर्ड ऑफ to change that state by an applied force। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट। अगर एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जाए कि राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आप ये वाला सेंटेंस लिखो। ठीक है, 3 या 4 मार्क में होगा तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर 1 मार्क में है तो ये सेंटेंस, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेयर्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। यही कहने की बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो वैसे ही रहेगा कब तक, जब तक कंपेयर्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। कंपेयर्ड मतलब कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाइड फोर्स से, कोई बाहर के फोर्स से जब तक आप उसे कंपेल नहीं करते, मतलब कि जब उससे आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और यू कैन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है? अब इनर्शिया क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, और अगर मोशन में है तो अपनी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसकी वो जो प्रॉपर्टी है ना, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, जब तक उसके लिए आपने कई बार देखा है कि आप कार या बस में बैठे हो, तो जब तक आप स्पीड कंटिन्यू होती है, जब तक ये कांस्टेंट स्पीड से, अगर 60 की स्पीड पे कार या बस चल रही है, मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार या बस चल रही है, जब तक वो 60 किलोमीटर की स्पीड से कंटिन्यू चलती रहेगी तब तक आपकी बॉडी में कोई फर्क नहीं आएगा। बट जैसे ही ब्रेक लगेगा ना, वैसे आप थोड़ा आगे जाओगे। देखा है आपने? ठीक है, अगर आप कार या बस में ब्रेक लगेगा तो आप थोड़ा आगे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि 60 की स्पीड में आपकी बॉडी कंटिन्यू जा रही है, और अचानक ब्रेक लगने से आपकी बॉडी जो 60 की स्पीड है वो कंटिन्यू करेगी, बट आपके पैर है वो कार की वजह से रेस्ट में आएगी। ठीक है, बट पैर के ऊपर की जो बॉडी थी वो 60 की स्पीड से आगे जाने की कोशिश करेगी, बट आपके जो पैर है वो कार के या तो बस के कांटेक्ट में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी ब्रेक की वजह से। बट ऊपर की बॉडी तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आगे जा रही थी, इसीलिए थोड़ा आगे जाके आप क्या करोगे? रुक जाओगे। थोड़ा आगे जाके क्या करोगे? रुक जाओगे। ठीक है, तो आपकी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि जो मोशन में पहले वो थी उसमें वो कंटिन्यू रहने की कोशिश करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। क्या कहते हैं हम उसे? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि अगर कार या बस कहीं पे टर्न लेती है, पहले आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन है। अब जैसे ही टर्न लिया, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही थी, पर आपने टर्न लिया तो पैर के ऊपर की जो बॉडी अपनी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, पर पैर की जो पैर है वो आपकी कार या तो बस के कांटेक्ट में है तो वो उसके साथ डायरेक्शन चेंज करेंगे, पर ऊपर की बॉडी अपनी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब फटाफट टर्न लेते हो ना,
झुकते हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी उसी मोशन में, जो स्टेट में थी उसी स्टेट में रहने की कोशिश करती है। तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनर्शिया। अब इनर्शिया के बारे में डिटेल